हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स उसको हम कवर करेंगे। एंड इस चैप्टर से दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं एंड ये पार्ट 3 है। एंड इसमें हम बेसिकली आर्टिकल 15 के ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 14 तक आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में कवर हो चुका है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें आर्टिकल 14 हमने कवर कर लिया था, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में उसने बताया। आज हम बेसिकली कवर करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो कि है आर्टिकल 15 हमारा। तो आर्टिकल 15 बेसिकली क्या बोलता है, ये स्टेट के लिए बताता है कि स्टेट जो है बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीज़न के साथ, ठीक है। यानी जो इंडिया का सिटीज़न है उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किन ग्राउंड्स में? तो रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आपको एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी है वो है ओनली। ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया बिकॉज इन सब में तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, बट इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने सिटीजन्स के राइट्स में, ठीक है। एंड आपको जो है मेन फोकस करना है इस पार्ट में कि यहाँ पे स्टेट जो है बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वहाँ पे बेसिकली बताया जाएगा कि स्टेट के साथ साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो भी आपको किन किन जगहों पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट की, जहाँ पे बोला गया है कि कोई भी सिटीज़न के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते इस बेसिस पे कि उनका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है। किन बेसिस पे? पहला कि अगर मान लो उन्हें कोई शॉप को एक्सेस करना है या फिर पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना है, होटल्स में जाना है, या फिर कोई भी पब्लिक इंटरटेनमेंट, बेसिकली ऐसी कोई जगह है जो बेसिकली पब्लिक के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पे ना ही स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल। मान लो अगर कोई मॉल किसी रिच पर्सन ने बनाया है, उसके पैसों से वो मॉल बना है, तो उस मॉल में आने वाले सभी लोगों के लिए वो मॉल खुला हुआ होना चाहिए। कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इस फैक्टर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जहाँ पे बोला गया है सिर्फ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो कौन सी जगह है? जैसे वेल्स हो गया, टैंक हो गया, बाथिंग घाट्स हो गए, जो घाट होते हैं नदी के किनारे वहाँ पे, या फिर कोई रोड हो गई, कोई भी पब्लिक रिजॉर्ट हो गया जिसे मेंटेन किया जाता है पूरी तरह स्टेट फंड्स के द्वारा, या फिर पार्टली यानी आधा फंड जो है स्टेट की तरफ से आता है और साथ ही साथ वो डेडिकेटेड है जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, यानी जो पब्लिक होने के लिए है। तो उन जगहों पे आप देख सकते हैं स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या तो पूरा का पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के उसमें ही लगा हुआ है, जो वेल्स बनाए गए हैं, टैंक्स बनाए गए हैं, ठीक है। अगर पूरा पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, तो क्योंकि हम जानते हैं जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही चुनी हुई आई है, तो कैसे वो उन लोगों को बेसिकली मना कर सकती है उनको यूज़ करने से। बट यहाँ पे आपको एक सेकंड पॉइंट याद रखनी है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यानी अगर मान लो कहीं कल आप एक ऐसी कम्युनिटी में जाते हो, जैसे मान लो कोई मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पे उन्होंने अपने एरिया में कोई टैंक बनाया है या फिर कोई वेल बनाया है जिसे उस कम्युनिटी के लोगों ने ही फंड किया है, यानी कि उसको बनाने के लिए, उस वेल को बनाने के लिए कोई भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लिया गया है। वहाँ के कम्युनिटी के मेंबर्स ने अपने आप से पैसे को कंट्रीब्यूट करके उस वेल को बनाया है। तो वहाँ पे अगर आप उस वेल में जाके अगर मान लो पानी को यूज़ करते हो, तो हो सकता है वो आपको मना कर दें, यानी वो जनरल पब्लिक के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है। बिकॉज उस केस में जो पैसा लगाया गया उस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने लगाया है और उसको यूज़ करने का हक उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास ही है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। बिकॉज आर्टिकल 15 में आप देखोगे बहुत सी एक्सेप्शंस दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी वो एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन बोलता है कि स्टेट को परमिशन दी गई है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन सोसाइटी के वो पार्ट हैं जो ऑब्वियसली जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेंस की बात करें तो उनको उतने राइट्स नहीं दिए जाते, और चिल्ड्रन वैसे इतने ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट है हमारे सोसाइटी का कि खासकर उनको उठाने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इस चीज़ की स्टेट को परमिशन दी गई है। इसलिए आप देखेंगे वुमेन के लिए आप देखोगे सीट्स को रिजर्व किया गया है, जितनी भी लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन लाया गया है सो दैट उनको वो बेसिक एजुकेशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं अभी भी जो एजुकेशन नहीं ले पाते। इसलिए आप देखोगे फंडामेंटल राइट में ये बेसिकली राइट डाला गया आर्टिकल 21A के तहत, जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात की गई है। यानी वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ पे कोई भी बेसिकली बच्चों के साथ उन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं सकता। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको स्कूल भेजना ज़रूरी ही है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कहाँ से निकल के आई है, आर्टिकल 15 में, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ को करने की परमिशन दी गई है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये हमारा था फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड की हम बात करते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि स्टेट को परमिशन दी गई है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसी भी सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। यानी ऐसी बैकवर्ड क्लास जो सोशली भी, यानी कास्ट वाइज भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अभी भी
डिसएडवांटेज सेक्शन माना जाता है और एजुकेशनल भी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, साथ ही साथ एससी या फिर एसटी हो गए जो कि ऑलरेडी एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड माने जाते हैं, तो इन सब सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं सीट्स को रिज़र्व किया गया है, ठीक है, यानी जो ऐसे जो लोग होते हैं चाहे वो एससी हो एसटी, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं किसी भी पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, यानी जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो स्टेट के द्वारा फंडेड होते हैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन को बेसिकली दिलाने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स रखे हुए हैं। अब मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी। हुआ ये था जब स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पर विचार कर रही थी कि मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली चाहती थी कि जो एससी एसटी है इनका ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में बहुत नीचे वाला तबका माना जाता है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड है तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा, खुद से वो पढ़ के आएंगे तब उन्हें एजुकेशन मिल पाएगी, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं, ठीक है। तो जब इस चीज़ पे करने की बात आई तो सारे के सारे जो लोग थे, ठीक है, जो इंडियंस थे बेसिकली, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई बात कह के कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये राइट देता है हर एक सिटीजन्स को कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं या फिर स्टेट के फंड के द्वारा वो चलाए जाते हैं, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में, लैंग्वेज के बेसिस में। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है कैसे पर्टिकुलर कास्ट को ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये डिमांड बेसिकली जनता की तरफ से आने लग गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया तो उन्होंने गवर्नमेंट को उस समय बहुत डांटा भी कि आप इस तरीके का रिजर्वेशन कैसे ला सकते हो। बट क्योंकि उस समय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बात की कि क्योंकि उन्हें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचना है, इसलिए उन्होंने, आप देख सकते हो इस एक्सेप्शन को, जो सेकंड नंबर की एक्सेप्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो डालेंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आएगा 1951 में। तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ये सेकंड क्लॉज जो है या फिर कह सकते हैं एक्सेप्शन जो है आर्टिकल 15 में ऐड की गई, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन है कि वो ऐसे जो लोग जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, एससी है एसटी है, उनके एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। भले उसलिए मतलब बजाय उसके कि जो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है वो ये क्यों ना कहता हो कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इस आर्टिकल इस एक्सेप्शन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशन में, याद रखना, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं। अब तब तक तो ये बात ठीक थी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं। अब जब इतना टाइम बीत गया, जब हम देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आने लग गई, तो अब बात ये थी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वो इतनी मात्रा में है नहीं कि सबको एजुकेशन दे सके, इसलिए जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आने लग गए उन्होंने एजुकेशन देना शुरू कर दिया। बात ये थी कि और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड हो सकता है। तो इस चीज़ को पहले तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ था नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन होगा या नहीं, तो इस क्लॉज को आप देख सकते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत जोड़ा गया, जहाँ पे स्टेट को पावर मिल गई कि वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, साथ साथ एससी एसटीज़ के लिए, कहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात की है जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी रखा गया है, यानी जो आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट चाहें तो एक लॉ लाकर वहाँ पे रिजर्वेशन एससी एसटीज़ के लिए या फिर जो सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ये चीज़ जोड़ी गई है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन ला सकती है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। बट आप देखेंगे कि अभी भी आप बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे इस तरह का रिजर्वेशन नहीं चलता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं ला सकती। आज गवर्नमेंट चाहे तो पर्टिकुलर लॉ लाकर उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बोल सकती है कि आपको अपने कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो है आपको रिजर्व करनी पड़ेगी इन सेक्शंस के लिए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भले वो एडेड हो या अनएडेड हो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है चाहे वो मतलब अगर गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है या अनएडेड है तो बेसिकली रिजर्वेशन मिल रहा है, बट यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन देने की बात की गई है। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं लाया गया है, बिकॉज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। उन माइनॉरिटीज़ में आप रिजर्वेशन डाल के इन एससी एसटी को कैसे सीट दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एससी एसटी भी एक तरह का माइनॉरिटी है, ठीक है, बिकॉज उनकी आप देखोगे वो वैसे इतनी कम पॉपुलेशन में वो रहते हैं, तो आप कैसे उनको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन देने की बात की है वो मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे ऑलरेडी जो मेजॉरिटी में, जैसे आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज़ में आपका सिख आ जाते हैं, आपका मुस्लिम्स आ जाते हैं, पारसीज़ हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो ये सब माइनॉरिटीज़ मतलब है। अगर ये चाहे तो कल को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके अलावा जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उनमें बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है।
नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे बेसिकली सिटीजन्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माने जाते हैं, यानी इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। जैसे कि हम बात करें 10% का सीट रिजर्व करने की बात की गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हों या फिर प्राइवेट के द्वारा चलाए जाते हो, ठीक है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हो या फिर प्राइवेट के द्वारा रन किए जाते हैं, वहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किए कितना 10%। तो ये लिमिट आपको याद रखनी है, सिर्फ 10% का कोटा दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे जो 10% का कोटा है, यहाँ पे कोई भी OBC, SC, ST शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं शामिल हो सकते? बिकॉज इनके लिए ऑलरेडी अलग अलग कोटास प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके अंदर जो 10% का कोटा है, इसमें कौन शामिल होगा? ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं। बिकॉज हम जानते हैं भले ही जनरल कैटेगरी में लोग मतलब एडवांसमेंट में हो, मतलब सोशली एडवांस हो और बेसिकली एजुकेशनली एडवांस हो, बट इकोनॉमिकली बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस लिमिट तक का कमा नहीं पाते हैं, ठीक है। जो अपने मतलब बेसिकली उतना पैसा ही नहीं है उनके पास कि वो अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को जी सकें। तो इसलिए ऐसे लोगों को बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, वो भी 10% का, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये नहीं अलाउड है, ठीक है। यानी जैसे पहले हमने देखा था कि SC ST या फिर जो अदर जो बेसिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के पर्सनस हैं, उनके लिए जैसे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं था, उसी तरह ये 10% का कोटा दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। और जो 10% का कोटा जो है बेसिकली एडिशनल है। एडिशनल बेसिकली इस सेंस में, क्योंकि हम जानते हैं 27% का कोटा जो है OBCs के लिए फिक्स कर रखा है, एंड 15% का कोटा चल रहा है हमारा SC के लिए, एंड 7% का किस चल रहा है ST के लिए, ठीक है। तो यानी हम देख सकते हैं 27 प्लस 15 प्लस 7 मिला के कितना हो जाता है 49। तो ये 49 जो % का कोटा है, इसमें तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती है। बट जो एडिशनल 10% का कोटा दिया गया है वो सिर्फ इन लोगों के लिए दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो अगर हम देखें अभी इंडिया में कम से कम 59% जो है बेसिकली कोटा प्रोवाइड किया गया है लोगों को। टोटल जो देखा जाए रिजर्वेशन कितना है, 59% तक पहुँच गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा कि जो एक्सेप्शन था हमारा ये थर्ड, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको डाला गया था, जहाँ पे बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी थी। तो उसके तहत बेसिकली हम देख सकते हैं रिजर्वेशन आया OBCs के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो सेंटर गवर्नमेंट ने बेसिकली एक एक्ट लेके आई जिसको नाम दिया गया सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। इस एक्ट के तहत 27% का कोटा दिया गया किसको? OBCs को, ठीक है। कहाँ पे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल हैं? तो जितने भी सेंट्रल लेवल के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो आपका IIT हो गया या फिर IIM हो गया, वहाँ पे आपको 27% का कोटा OBCs के लिए रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू किया, 2006 में ये एक्ट आया था। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? तो अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया, यानी मान लिया कि जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और जो OBC कोटा लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे 27% कोटा देने की बात की जा रही है OBC को, तो इन दोनों चीज़ की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। बट एक चीज़ है जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भी आप OBC कोटा दे रहे हो वहाँ पर आपको क्रीमी लेयर को अप्लाई करना है। यानी कि ऐसे लोग जो कि काफ़ी एडवांस सेक्शन के हैं, जिनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, आप उनके बच्चों को इसमें शामिल नहीं कर सकते, यानी उनको इस कोटे के तहत रिजर्वेशन ग्रांट नहीं कर सकते। यानी सिर्फ वही सेक्शन के लोग जो कि डिसएडवांस्ड हैं, उन्हीं को बेसिकली इस कोटे का फ़ायदा मिलना चाहिए। एंड हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इसमें देखने को मिलती है कि आज भी आप OBC कोटा को जो लेने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवांस सेक्शन सोसाइटी के आते हैं, और अभी भी उस क्रीमी लेयर को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में कह दी थी। अब मेन चीज़ ये है कि क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो क्रीमी लेयर की हम बात करें तो ऐसे पर्सन्स जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि उनके पेरेंट या तो कोई प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर जज है किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, या फिर चेयरमैन है, या फिर मेंबर है UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर CAG, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर उनके पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें क्रीमी लेयर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेकंड है कि कोई ग्रुप A या फिर क्लास 1 या फिर ग्रुप B या फिर क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स जो इस ग्रुप में शामिल है, जैसे कि आपके ऑल इंडिया या फिर सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में मतलब आपका IAS हो गया, IPS हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, या फिर जो सेंट्रल या फिर स्टेट की सर्विसेज होती हैं, या फिर ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो इक्विवेलेंट पोस्ट होगी PSU की, बैंक हो गया, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में क्यों ना हो, ठीक है। तो उन सभी को एक्सक्लूड किया जाएगा क्रीमी लेयर से।
साथ ही साथ ऐसे पर्सन जिनकी रैंक हो कर्नल या फिर उससे अबव, यानी जो आर्मीज़ में जो कर्नल होते हैं या फिर उसके जो अबव ऊपर वाली रैंक में जो लोग होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी इन सब में जिनकी रैंक कर्नल या फिर कर्नल से ऊपर की हैं, उन सबको भी एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन या तो डॉक्टर है, वो लॉयर है, इंजीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑथर्स हैं या फिर कंसल्टेंट्स हैं, तो उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। या फिर ऐसे पर्सन जो एंगेज्ड हैं किसी ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, या फिर ऐसे पर्सन जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, यानी ऑब्वियसली बहुत से लोगों के पास ज़मीनें होती हैं खेती करने के लिए, बट वो जो लिमिट होती है उस ज़मीन की काफ़ी कम होती है। इसमें वो हम कह सकते हैं कि वो गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आता है, क्योंकि पास खेती करने की जो ज़मीन है वो काफ़ी छोटी है, बट एक सर्टेन लिमिट है जो गवर्नमेंट ने बेसिकली तय कर रखी है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में भी, ठीक है, अगर वो ज़मीन है तो इट मीन्स वो इस क्रीमी लेयर मतलब इस कोटे में वो शामिल नहीं हो सकते, उनको एक्सक्लूड करना है। अब बात आती है ऐसे पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, यानी 8 लाख का एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अगर कोई भी पर्सन 8 लाख से ज़्यादा कमाता है तो वो इस कोटे को नहीं ले सकता है। पर स्टार्टिंग में जब ये एक्ट मतलब जब स्टार्टिंग में लाया गया था 1993 में, हम देख सकते हो इस लिमिट को 1 लाख किया गया था। मतलब तब उस समय अगर ऐसे लोग जिसकी 1 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो वो बेसिकली इसका फ़ायदा नहीं ले सकता। बट आप सोचेंगे 1993 में ये बेसिकली लाया गया है, और ये एक्ट हम बात कर रहे हैं 2006 की, यानी जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, जो कोटा ये जो आया है ओबीसी का, वो 2006 में आया है। तो ये 1993 से लिमिट कैसे पुट कर दिया है? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो लिमिट 1 लाख की उस समय लाई गई थी, ये संथनम कमीशन के द्वारा लाई गई थी, जो बेसिकली कब आया था 1971 में। एंड इसने बेसिकली बोला था कि जितनी भी सिविल पोस्ट में जो कोटा होता है वहाँ पे ऐसे पर्सन्स को नहीं देना चाहिए जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 लाख लिमिट रखी हुई है वो इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे लिखी हुई है। क्योंकि इस टाइम पे ये ओबीसी का कुछ ऐसे रिजर्वेशन नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बात चल रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि इन ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी जो है बेसिकली रिजर्वेशन दे के कहीं ना कहीं से वोट बैंक भी इकट्ठा कर सकती है। एंड बाद में जाके जब ये इस तरह का रिजर्वेशन आया तो उन्होंने इस लिमिट को पुट किया। बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि आज की डेट में जो क्राइटेरिया है इनकम का वो हमारा 8 लाख है, यानी 8 लाख से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उनको इस कोटा का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने रिजर्वेशन ओबीसीज़ के देख लिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो कि कब आया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। अब हम बात करते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का कोटा दिया गया है, उसमें बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत दिया गया था। एंड इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स, मतलब ऑब्वियसली जो 10% दिया जाएगा वो हर एक मतलब उसमें बेसिकली क्या फैक्टर इंक्लूड होगा कि हम देख पाएँ कि कौन इकोनॉमिकली बेसिकली वीक है। तो उस क्राइटेरियाज़ को हम देखते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% का रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे। एंड इस कोटे का बेनिफिट बेसिकली कौन नहीं उठा सकता, जितने भी SC ST एंड OBC है वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। सिर्फ जनरल कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनकी सैलरी बेसिकली आप देखेंगे 8 लाख से कम है, और अदर फैक्टर्स भी हम देखेंगे, तो वो बेसिकली इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन इस कोटे का बेनिफिट ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एनुअल इनकम की, जो कि 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इनकम में क्या क्या चीज़ें आएगा, हर एक सोर्सेज से जो इनकम आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन कोई कर रहे हो, तो उन सभी की इनकम को ऐड करके अगर 8 लाख से कम है तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। 8 लाख से ज़्यादा है तो आप इस बेनिफिट को नहीं ले सकते। अगर मान लो आपको जिस ईयर में इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा तो उसका जो पिछला वाला जो प्रायर फाइनेंशियल ईयर है तो उसका आपको इनकम दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2022 में जो भी आपका मान लेते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर आपको चाहिए कि इस एग्ज़ाम में आपको कोटे का बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तो आपको पिछला फाइनेंशियल ईयर का अपना जो भी है अपना दिखाना पड़ेगा कि इनकम वगैरह आपकी कितनी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला कि आपके पास जो एग्रीकल्चर ज़मीन है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते। रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी नोटिफाइड म्यूनसिपाल्टीज़ में, मतलब ऐसी म्यूनसिपाल्टीज़ जो कि नोटिफाई की गई हैं। नेक्स्ट एक रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपाल्टीज़, यानी जो नोटिफाइड है उसको तो हमने देख लिया, बट जो नोटिफाइड नहीं है ऐसी म्यूनसिपाल्टीज़ में आपका 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको ये कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप शामिल कर सकते हो, तो वही उसने कहा जो भी डिफरेंट लोकेशन, मतलब ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी मान लो एक दिल्ली में है, एक मान लो यूपी में है, और एक मान लो आपका हिमाचल में है, तो उन सारी की सारी डिफरेंट लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज़ है सबको गिना जाएगा। ये नहीं कि आप जिस जगह रहते हो या फिर जहाँ पे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मतलब एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जहाँ पे आप जॉब लेना चाहते हो सिर्फ उसी एरिया तक आप अपनी प्रॉपर्टी को सीमित रखोगे, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप
डिफरेंट लोकेशन में, चाहे वो डिफरेंट प्लेसेस हो, सिटीज़ हो, सबको सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंबाइन करके आपका देखा जाएगा मतलब इकोनॉमिकली वीकर स्टेटस आपका कैसा है। अब हम बात करते हैं जो फैमिली की इनकम है, उसमें फैमिली में बेसिकली कमाने वाले कौन कौन से लोग को ऐड यहाँ पे किया गया है। तो आपका देखना, आपकी फैमिली में आपके जो फादर हैं प्लस आपकी जो मदर हैं एंड आप खुद, ठीक है। यानी जो अगर आप हो, अगर आप भी कमाते हो तो आप तीनों की इनकम कंबाइन होकर देखी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके सिबलिंग्स, अगर उसकी एज 18 साल से कम है तो उसकी भी इनकम को ऐड किया जाएगा। ये चीज़ है कि इसमें 18 साल से जो कम है उसको क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज हम कहीं ना कहीं जानते हैं 18 ईयर्स जो होती है वो बेसिकली मैरिज की एज मानी जाती है, ठीक है। अभी तक तो यही है। एंड क्योंकि वो मैरिज की एज है तो यानी 18 साल से जो ऊपर का पर्सन होगा, चाहे वो आपका भाई हो या फिर बहन हो, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि 18 साल के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तो शादी होने के बाद जो भी उनकी मतलब माना जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि जो इनकम होगी वो अपनी किसी और मतलब जो फैमिली में हो जाएंगी तो वहाँ काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकम आपको देखनी है 8 लाख से कम, तो वो बेसिकली देखी जाएगी आपके फादर की, ठीक है। और आपकी मदर अगर कमाती है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप भी उसे कमाते हो, ठीक है, आप जो सेल्फ है यानी आप जो खुद हो, अगर वो कमाते हो तो आपकी इनकम को भी ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ 18 ईयर्स की अगर कम कोई आपका कोई सिबलिंग है, भाई है, सिस्टर को ऐड करके देखा जाएगा। एंड ओवरऑल इनकम जो आपकी वो 8 लाख से कम है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हमने रिजर्वेशन देखा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 15 बेसिकली एंड होता है, ठीक है। एंड आपको इसको अच्छे से सब क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 में, जो कि बात करता है इक्वालिटी होनी चाहिए किस चीज़ में, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे इक्वालिटी देने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 में जैसे कि हमने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बेसिकली जॉब्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चाहे बैंक की जॉब देख लो या फिर कोई भी PSUs हो गई जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली चलाया जाता है, ओन किया जाता है। तो ऐसी जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे बेसिकली आपको कोई भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने की, ठीक है। तो किस बेसिस पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पहला रिलीजन के बेसिस पे, दूसरा रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, देखिए याद रखना डिसेंट भी आता है, तो डिसेंट हमने अभी पढ़ा है सिटीजनशिप में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को रेफर करना इस चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपने कहाँ जन्म लिया, आपका रेजिडेंस क्या, आप कहाँ पे रहते हो। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली आपकी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अगर बात हो अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बट कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो वो एक्सेप्शंस अब हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है जो भी हमने बात की थी डिसेंट की, तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बेसिकली बताना है कि क्या क्या क्राइटेरियाज थे जो हमने डिस्कस किए थे, कि अगर मान लो कोई पर्सन डिसेंट के थ्रू अगर कोई सिटीजनशिप लेना चाहता है तो आपको बताना है क्या क्या क्राइटेरियाज थे। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा अगर जिन लोगों को इसमें डाउट होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो सबसे पहली एक्सेप्शन जो है वो ये बोलती है कि पार्लियामेंट के पास ये मतलब बेसिकली परमिट है कि वो रेजिडेंस को बेसिकली एक फैक्टर बनाकर जो है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट की हो या फिर यूनियन टेरिटरी की हो या फिर लोकल अथॉरिटी की हो या फिर कोई और अथॉरिटी की हो, वहाँ पे रेजिडेंस को एक फैक्टर बना के वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और पास्ट में हमने देखा भी है कि पार्लियामेंट ने इस तरह का एक्ट भी लेके आई थी जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज ऑफ रेजिडेंस एक्ट 1957 को लाया गया था। एंड भले ये एक्ट अब एक्सपायर हो चुका है 1974 में, जिन जिन स्टेट्स को उस समय दिया गया था उन्होंने बेसिकली इसको वापस से रिन्यू नहीं किया, बट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे दो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये एक्ट अभी भी लागू है। तो हम देख सकते हैं कि इस एक्ट के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लो आपको इन पर्टिकुलर स्टेट में अगर जॉब चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन वो ये पुट कर सकते हैं कि आपको पहले इस जगह पे रहना होना चाहिए, यानी आप रेजिडेंस हो या फिर आप कुछ समय से इन पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे होंगे तभी आप इन पर्टिकुलर स्टेट की जो भी एम्प्लॉयमेंट है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कॉज कर सकता है, बिकॉज आप अगर किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के हर एक स्टेट मतलब इस तरह का एक्ट लेके आ जाए कि उनके जो पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होगा सिर्फ वहाँ के लोगों को ही मिलेगी, यानी अदर स्टेट्स के लोग वहाँ पे आके जॉब ही नहीं कर सकते, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चलो स्टेट गवर्नमेंट की हम मान भी लेते हैं कि वो लोग कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं, अगर मान लो कोई कंपनी है यूपी में लग रही है और वो कह रहे हैं कि यूपी में जो लोग रहते हैं, मतलब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह से एक्ट लाया कि जो यूपी में रहने वाले जो लोग हैं आपको सिर्फ उन्हीं को ही बेसिकली इस कंपनी में जॉब देनी है, तो वहाँ की जो कंपनियों ने कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी तो टैलेंट के बेसिस पे चलती हैं। अगर मान लो यूपी के लोगों में इतना टैलेंट नहीं हुआ कि वो उस जॉब अपॉर्चुनिटी को सस्टेन कर सके तो कंपनी तो पूरी डूब जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आज के टाइम पे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती।
फिर भी हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी ऐसे दो स्टेट रह गए हैं जिनके पास ये एक्ट है, जिसके थ्रू वो बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में ऐसी कोई भी जॉब अगर निकलती है और उस जॉब का क्राइटेरिया ये कहता है कि सिर्फ इस जॉब में रेजिडेंस को ही बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, तो कोई भी यहाँ पे आके कोई भी मतलब बेसिकली कंप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों, बिकॉज ये एक्ट उनके अंदर मतलब उनके स्टेट में लाया गया है और क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो रेजिडेंस को एक फैक्टर बना के डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है अपॉइंटमेंट में या फिर कोई भी पोस्ट में, किसके लिए, एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही स्टेट सर्विसेज में, ठीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास जो है उस पर्टिकुलर स्टेट सर्विस में एडिक्वेटली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके अपॉइंटमेंट में भी, यानी जब वो अपॉइंट हो रहे होंगे, ठीक है, और पोस्ट को भी, यानी जब उनकी पोस्ट को फेवर करने की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और बाद में जाके आप देखोगे बहुत सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कैसे हम बेसिकली ये पता करें कि उनका एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी थी सेकेंड एक्सेप्शन। थर्ड अगर बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि अगर मान लो कोई भी लॉ ये प्रोवाइड करता है कि जितनी भी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई मंदिर हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया या फिर कोई मस्जिद है, कोई आपका गुरुद्वारा है, तो उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, उनके जो मेंबर हैं या फिर कोई भी गवर्निंग बॉडी है वो चाहे तो अपने ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई भी मंदिर है तो मंदिर में जो वहाँ की जो मतलब चेयरमैन होगा, वहाँ के जो इतने मेंबर्स होंगे, तो वो चाहे तो हिंदू ही रख सकते हैं, बिकॉज वो मंदिर का हिंदू का है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर उनका मन है कि वो किसी मुस्लिम पर्सन को रखना चाहते हैं एज अ मेंबर, तो वो उसको भी रख सकते हैं। यानी जो ये जो चीज़ है सिलेक्ट करने की, उनके पास ये फ्रीडम उन्हें बेसिकली दी गई है कि वो चाहे तो किसी को भी रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कोई ट्रस्ट है, कोई भी अदर कोई मुस्लिम जैसे मस्जिद वगैरह है, तो वहाँ पे भी चीज़ अप्लाई होता है कि अगर वो चाहे तो अपने जो चेयरमैन की पोस्ट पे या फिर जो मेंबर्स की पोस्ट पे वो अपने ही रिलीजियस के लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं चाहते तो किसी और को भी अपॉइंट करें, यानी कल को कोई और पर्सन ये उठ के नहीं आके बोल सकता कि आपने हिंदू टेम्पल में जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपने हिंदू को ही क्यों चुना है, हम मुस्लिम को क्यों नहीं जगह दे रहे हो, बिकॉज ये उनको राइट दिया गया है इसके तहत, ठीक है। तो ये हमारी थी थर्ड एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ हमने ऑलरेडी 15th आर्टिकल में कवर कर लिया है कि जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% कोटा देने की बात की गई थी, तो वहाँ पे हमने पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लिखा था, बट यहाँ पे बात की गई है किसमें, यहाँ पे जॉब में बात की गई, यानी कोई भी अपॉइंटमेंट है या फिर कोई भी पोस्ट है, तो उन पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ अगर मान लो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को 10% का कोटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 16 में एज अ पब्लिक अपॉर्चुनिटी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, और आर्टिकल 15 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का कोटा देने की बात की गई थी। बाकी जो क्राइटेरिया से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के वो सेम ही रहने वाले हैं कि आपके 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए एंड लैंड आपका इतना स्क्वायर फीट ही होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया आर्टिकल 15 में, तो आप इसको देख सकते हैं, अभी जस्ट कवर किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों एक्सेप्शन जो थे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो मंडल कमीशन आई थी उसने बेसिकली क्या क्या कहा इस चीज़ को लेके, वो हम अब डिस्कस करेंगे। 1971 में हम देखते हैं मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है एंड ये इस गवर्नमेंट ने बेसिकली सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया, ठीक है। तो यानी पहले भी एक बैकवर्ड क्लास कमीशन लाई गई थी, ठीक है, पर जो दूसरी बार जो बैकवर्ड क्लास कमीशन लाई गई है वो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम लाई गई है 1979 में। एंड इस कमीशन के चेयरमैन जो थे बीपी मंडल थे, जिसका मंडल कमीशन बोलेंगे, एंड ये एक मेंबर भी थे पार्लियामेंट के। और आर्टिकल 340 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसके तहत बेसिकली इन्हें कहा गया कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है क्या क्या कंडीशंस है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के, सजेस्ट करना है कि इनका एडवांसमेंट हम कैसे करें, ठीक है। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है इनकी, पहले तो ये पता करो, और इन पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें कितना परसेंटेज इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे इनका एडवांसमेंट करना चाहिए, तो वो आप बेसिकली हमें आके रिकमेंड करो। तो आप देखेंगे कि जो बीपी मंडल है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 1980 में सबमिट कर दी थी एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कम से कम 3743 कास्ट जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की हैं, ठीक है। और हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 52 पॉपुलेशन जो है बेसिकली इन लोगों का है, यानी ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें से अगर हम एससी और एसटी को हटा दें तब जाके जो है ये 52% बनते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हम 100% लेते हैं तो 100% में से ये जो 52% है वो ऐसे लोग हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इस क्राइटेरिया में आपको एससी और एसटी को इंक्लूड नहीं करना है। यानी एससी और एसटी को हटाने के बाद जो बचता है वो 52% ऐसा सोसाइटी का तबका है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। ये बात इस कमीशन ने बताई और बेसिकली इन्होंने कहा
अब बात ये थी कि अब इनको कैसे एडवांसमेंट किया जाए, तो इनके लिए रिजर्वेशन की बात बेसिकली कमीशन ने रखी। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन जो चल रहा था उस टाइम पे, तो 15% जो था रिजर्वेशन वो आप देख सकते हैं कि किसके लिए था, एससी के लिए फिक्स था। 7% रिजर्वेशन एसटी के लिए फिक्स था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था कि जो टोटल रिजर्वेशन जो होना चाहिए साल में वो 50% से ज़्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए, 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद कमीशन ने ये डिसाइड किया कि हम 27% का कोटा रखते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो टोटल जो फिर मिला के कितना हो जाएगा, यानी 27% ओबीसी का हो गया, 15% एससी का हो गया, 7% एसटी का हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 49% हो जाएगा। और ये 49% जो कोटा होगा वो 50% से कम होगा। तो हम ये जो लिमिट है इसको भी हम ब्रीच नहीं करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही हुई है। तो उसके अंडर ये लिमिट भी आ जाएगी और इस तरीके से एडवांसमेंट भी हो जाएगा इन लोगों का। फिर हम देखते हैं उस समय इन चीज़ों को मोरारजी देसाई के टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बट 10 साल बाद 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और डिक्लेयर करती है कि 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसीज़ को जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें। ठीक है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं वीपी सिंह गवर्नमेंट में जिस तरह से बात की थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में रिजर्वेशन को लेके काफ़ी हा हुल्ला होने लगा, क्योंकि सब इसके खिलाफ थे। अगर इतना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर हम बात करते हैं 1991 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा जो मंडल कमीशन ने जो भी रिकमेंड किया है उसमें हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो 2 चेंजेस लाने की बात की गई। पहला कि जो 52% का उन्होंने बताया है कि जो 52% जो पॉपुलेशन है जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन बैकवर्ड क्लासेस में हम प्रेफरेंस देंगे कि पुअर सेक्शंस को लें। ठीक है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो 52% है भले ही वो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड तो होंगी, बट वो हो सकता है उनकी कंडीशन सबके सब वो पुअर ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो और कुछ ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने यही कहा कि हम प्रेफरेंस करेंगे पुअर सेक्शन को अमंग दी ओबीसीज़, यानी जितने भी ओबीसीज़ हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो सबसे ज़्यादा जो पुअर सेक्शन होगा उनको हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि जिस 27% का कोटा उनको मिले, यानी सभी को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करने की बात की गई है। यानी जो 52% की जो पॉपुलेशन है उनको ये प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ पुअर सेक्शन, इनमें इस परसेंटेज में जो पुअर सेक्शंस आते हैं ओबीसी के उनको देने की बात की गई है। ठीक है, यानी कि वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थ्रू इसको रिजर्वेशन को देना चाहते थे, यानी जो इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा गरीब है उसको ही मिलना चाहिए कोटे का बेनिफिट। ठीक है, तो ये चीज़ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा कि पहला चेंज तो ये आएगा। दूसरा चेंज उन्होंने कहा कि जो हम 10% का एक कोटा लेके आएंगे जो कि बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो होगा सोसाइटी का उनको मिलेगा, जो कि हायर कास्ट, यानी ऐसे लोग जिनकी कास्ट तो ऊपर की मतलब हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं बट वो इकोनॉमिकली वीक है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये चीज़ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में कही थी। और आप जब देख सकते हैं इस टाइम पे जब मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से इसी चीज़ को आप कह सकते हैं उठाया है कि वो आज जो 10% का बेसिकली जो रिजर्वेशन ग्रांट की जा रही है वो इसी के थ्रू। बट उस टाइम पे हम देखेंगे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे कि जो 10% का जो कोटा वो लेके आ रहे थे, हायर कास्ट के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बेसिकली मानने से मना कर दिया था, जिससे हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस आपको समझ में आ गए। तो ऐसा जब हुआ तो ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने देखा इस मंडल केस को जो कि 1992 पे आया, उन्होंने इसका स्कोप चेक किया। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बेसिकली क्या कहता है, तो उन्होंने देखा कि आर्टिकल जो 16 क्लॉज 4 है, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे बेसिकली बोला गया था कि स्टेट के पास मतलब स्टेट को ही राइट मिले हैं कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है अपॉइंटमेंट के केसेस में किसी भी बैकवर्ड क्लासेस को, ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कि एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के बेसिस पे जब इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको देखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ओबीसी का जो क्राइटेरिया है 27% का, इसको तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, यानी जो 27% का आप कोटा दे रहे हो ओबीसी को वो तो करेक्ट है, बट ये जो आप एडिशनली रिजर्वेशन लेके आए हो 10% का पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट के लोगों के लिए, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके का कोटा आप हायर कास्ट के लोगों को नहीं दे सकते। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और रिकमेंडेशन जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, तो एक चीज़ और कि यहाँ पे जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो 2 चेंजेस लिए थे, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट चेंज था जहाँ पे पुअर सेक्शन को देने की बात की गई थी 27% कोटा, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। ठीक है, पर जो सेकंड चेंज जो कह रहे थे 10% देने की बात की गई थी पुअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को, जो कि हायर कास्ट के हैं, उसके लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी एडवांस सेक्शन है अमंग ओबीसी, यानी ओबीसी में जो एडवांस सेक्शन है पहले आप उनको तो पता कर लो कि वो कौन है, फिर आप अच्छे से देख पाओगे ना कि कौन से पुअर सेक्शन है ओबीसी के जिनको 27% कोटा देना है। तो जो एडवांस सेक्शन है उसको बेसिकली क्रीमी लेयर का नाम दिया गया और कहा गया कि उनको लिस्ट से एक्सक्लूड करना है, यानी वो उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं देने हैं। ठीक है,
सेकंड जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो ये था कि कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं जाएगा, यानी आपको सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में, यानी जॉब में जब आप दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब में जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है सिर्फ वहीं पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। प्रमोशन में जब आप कोई चीज़ किसी को प्रमोट करते हो, उनका प्रमोशन करते हो, तो उस केस में रिजर्वेशन नहीं देना है। बट जो अभी मतलब, क्योंकि आप देख सकते हो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कब कही थी, 1992 में, तो यानी 1992 से पहले जो भी प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिए जा रहे होंगे तो उसका क्या होगा, तो उन्होंने बेसिकली कहा सिर्फ 5 साल तक ये वैलिड रहेंगे, 1997 तक उनकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद कोई भी जॉब में प्रमोशन के टाइम पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे दो, और अगर मान लो उस पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, वो इतना मतलब उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी होगी, तो खुद ही वो अपने आप को प्रमोट कर लेगा, ठीक है। यानी ऑब्वियसली अगर आपने एक बार उसे रिजर्वेशन के थ्रू एंटर कर दिया जॉब में, ठीक है, उसके बाद उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो मेहनत है, वही डिसाइड करेगी ना उस पर्सन को प्रमोशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो ये फैक्टर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट लेके चल रही थी, ठीक है। थर्ड बेसिकली उन्होंने कहा कि जो टोटल रिजर्वेशन कोटा है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए हर साल, यानी हर साल जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में जॉब निकाल रहे हो, तो अगर मान लो 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से कम 50% सीट ही आपको रिजर्व करनी है हमेशा। बट उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो कुछ ही ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आप उस लिमिट को एक्सीड कर सकते हो, यानी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के केसेस में ही आप 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको हर साल जो है 50% का क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ठीक है। और ये हर साल रहेगा, यानी हर साल जब भी 100 सीट्स आएंगे उसमें से 50% ही रिजर्व होनी चाहिए, बाकी 50% आपको जनरल कैटेगरी के लिए रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो इस साल जो सीट्स थी वो 100 सीट्स थी, ठीक है, जिसमें से आप 50 जो थी बेसिकली रिज़र्व थी और 50 जनरल कैटेगरी के लिए थी। अब मान लो जो 50 रिज़र्व सीट्स थी उसमें से मान लो 4 ऐसी सीट्स थी जो बच गई, ठीक है। अब वो क्योंकि भर नहीं पाए बिकॉज जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन था वो उसमें आया नहीं, तो ऐसे तो है नहीं जनरल कैटेगरी के लोगों को आप उस रिजर्वेशन सीट को दे दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो जो 4 सीट बच गई हैं वो अगले साल आपको जो फर्दर जो सीट्स आएंगे उसमें आपको इंक्लूड करना है। बट आपको इस तरीके से इंक्लूड करना है कि वो 50% का जो रूल है उसको वॉयलेट ना करें, यानी अगले साल जब फिर से 100 सीट्स आएंगी, ठीक है, अब फिर से 50 सीट आपको जनरल को देनी है और 50 सीट आपको रिजर्व रखनी है। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो 50 रिजर्वेशन जो दी गई और पिछली जो 4 सीट्स आपकी खाली रह गई थी, यानी 50 + 4 इन मीन्स 54, तो 54 सीट आपको रिजर्व नहीं रखनी है। क्यों? बिकॉज अगर 54 अगर आप करोगे तो 50% का जो रूल है वो वॉयलेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल तो यूज़ करो, बट वो 50% की जो लिमिट है उसको एक्सेस नहीं करें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो ये था कि आपको एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जिसका काम होगा ये देखना कि किन किन लोगों को इंक्लूड करना है, किन किन को नहीं करना ओबीसी के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने बात की गई थी कि ओबीसी के अंदर जो पुअरेस्ट सेक्शन है उसको आपको पता करना है, तो वो कौन से पुअरेस्ट सेक्शन होंगे उसका पता करने के लिए आपको ये बॉडी बनानी है। साथ साथ क्रीमी लेयर में कौन से लोग होंगे या कौन से नहीं होंगे, इस चीज़ का पता भी परमानेंट बॉडी जो है बेसिकली इसको एग्जामिन करेगी इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस कह सकते हैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी और इसको फॉलो करने को कहा गया सभी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बेसिकली ओबीसी में क्रीमी लेयर को पता करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, तो उसी तहत एक रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया। एंड ये कमेटी बेसिकली क्या काम करेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी उन क्रीमी लेयर को, ठीक है, जो ओबीसीज़ के अंदर है। एंड इसने आइडेंटिफाई किया और 1993 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, जिसको बाद में आप देखोगे इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट किया गया कि कौन बेसिकली क्रीमी लेयर का पार्ट है और कौन नहीं है। अब नेक्स्ट हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो बेसिकली एग्जामिन करेगी कि कौन कौन सी कास्ट को या फिर कौन कौन से लोगों को इंक्लूड करना है ओबीसी के अंदर, ठीक है। तो उस केस के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया 1993 में। पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया एंड इसका काम वही था, कंप्लेंट्स जो आ रही हैं अंडर इंक्लूजन हो रहा है या फिर ओवर इंक्लूजन हो रहा है या फिर नॉन इंक्लूजन हो रहा है किसी भी कास्ट ऑफ सिटीजन्स का इन बैकवर्ड क्लासेस में, तो उसको देखना, ठीक है, कि कौन कौन सी कास्ट बेसिकली इस बैकवर्ड सेक्शन का पार्ट रहेगी या नहीं रहेगी, वो चीज़ इस बेसिकली कमीशन का था चेक करना। बट क्योंकि एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, तो आप देखोगे इतनी पावर्स उसके पास थे नहीं कि वो इन लोगों के लिए कुछ अच्छे से काम कर सके, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए कुछ अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए आप देखोगे 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई जिसके पास काफ़ी सारे राइट्स अब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हम जब इसे आप एक सेपरेट चैप्टर में भी जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पास कितने सारे राइट्स हैं कि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए किस तरह से काम कर सकती है, उनके जो राइट्स उन्हें दिए गए हैं उसके लिए सेफगार्ड्स उनको प्रोवाइड कर सकती है।
अगर इनके साथ कोई वॉयलेशन हो रहा है इनके राइट्स का तो उसको भी सेफगार्ड करने का काम इनको दिया गया है। और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर बैकवर्ड क्लासेस के रिलेटेड कोई भी लॉ लेके आ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहा है तो उनके पास ये है कि इन कमीशन से एक बार वो रेफर ज़रूर करेंगे, बिकॉज इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देने का मतलब है इनको काफ़ी पावर इनको मिल गई है। तो क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है तो आर्टिकल नंबर 338B में इसको बेसिकली रखा गया है, ठीक है, जिसको हम आगे जाके एक सेपरेट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग्स दी थी उसके तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्शंस लिए, जिसमें से पहला एक्शन जो था यही था कि उन्होंने राम नंदन कमेटी बना के क्रीमी लेयर को डिसाइड किया, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करी। दूसरा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया, पहले एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया। उसके बाद देखेंगे कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जो बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये सिर्फ आपको रिजर्वेशन जो इनिशियल अपॉइंटमेंट में देना है, प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस रूलिंग को कैसे उन्होंने बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने उसको नलीफाई किया। सबसे पहला वो लाए 77 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जब ये एक्ट आया था 1995 में तो इसने एक नया प्रोविज़न ऐड कर दिया आर्टिकल 16 में, जो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में किसी भी सर्विसेज में, चाहे वो स्टेट के अंदर हो, ठीक है। बट वो जो फेवर करनी है SC STs को, यानी SC और STs को बेसिकली कहा गया कि इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में, ठीक है, यानी जो भी प्रमोशन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में तो सिर्फ SC और ST के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है, अगर वो एडिक्वेटली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी था आर्टिकल 16 में ऊपर कि यहाँ पे प्रमोशन की जो बात की गई थी बिकॉज 77 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना करा, तो मना करने के बाद ये अमेंडमेंट ला के उन्होंने आर्टिकल 16 में ऐड ही कर दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर सिर्फ SC और STs के लिए, यानी OBC के लिए अभी भी आप देखोगे तो कोई भी प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगी रिजर्वेशन, ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा प्रमोशन में। नेक्स्ट उन्होंने जो 85th अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, जो कि बात करता है कि अब हम प्रमोशन की तो बात कर रहे हैं बट वहाँ पे चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का, यानी जब भी प्रमोशन की बात की जाएगी SC ST की तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी देखी जाएगी, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक पर्सन A है और एक पर्सन B है, ठीक है। पर्सन A मान लेते हैं कि वो जनरल कैटेगरी का है और पर्सन B SC ST से बिलोंग करता है। मान लो 2022 में कोई भी सेंटर सर्विस का एग्ज़ाम आया एंड उस 2022 में उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद इनकी जॉब बेसिकली लग गई, ठीक है। अब जब जॉब लगी तो ये अपने आप को क्या कहना चाहिए इनको कि हम 2022 की बैच के हैं, ठीक है, 2022 के बैच के हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर SC ST का हो। बट हम देखेंगे कि भले ही 2022 का बैच का ही बोलेंगे बट जब इनकी प्रमोशन की बात आएगी तो SC ST में कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी देखी जाएगी, यानी कि जो पर्टिकुलर SC ST है वो अपने आप को 2022 नहीं 2021 का बैच का कह सकता है, यानी कहीं ना कहीं वो एक जनरल कैटेगरी के पर्सन से, जो कि जबकि दोनों जो है बेसिकली सेम बैच में उनका हम कह सकते हैं जॉब लगी है, ठीक है, सेम बैच के हैं दोनों, बट आगे जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के बेसिस पे ये SC ST का जो पर्सन होगा वो जनरल कैटेगरी के पर्सन से सीनियर हो जाएगा, ठीक है, यानी एक साल क्या हो जाएगा सीनियर हो जाएगा और ये जनरल कैटेगरी का पर्सन जूनियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर जब प्रमोशन की बात आएगी तो आपको सीनियरिटी देखनी है तो किसको सबसे पहला चांस मिलेगा, प्रमोशन में ST ST को मिलेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आप देखोगे सर्विसेज वहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है, जहाँ पे ST SC के पर्सनस को प्रमोशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी को देखा जाता है, बट सिर्फ SC SC के केस में होगा, OBC में नहीं होगा। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो अमेंडमेंट करके जो बात लाई गई थी और वो बोला गया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा फ्रॉम जून 1995 से, जून 1995 के बैच के बाद, तब से जब मतलब ऑब्वियसली जब ये एक्ट आया था 2001 में आया था और इसको रेट्रोस्पेक्टिव बताया गया था, यानी जून 1995 से ही इस एक्ट को इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा कि उस टाइम से जो भी लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने अपने आप को अपॉइंट किया है, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उनकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो वहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी को लागू कर दिया जाएगा। जब भी प्रमोशन की बात होगी तो इस तरीके से जो है SC ST का प्रमोशन किया जाएगा। तो याद रखना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी 2001 से लागू नहीं हुआ है, 1995 से ये चीज़ लागू हो गई। यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि आप चाहो तो एक्ट भले आप 2001 में ला रहे हो बट इसको इफेक्ट आप पीछे से दे सकते हो, यानी एक टाइम पीरियड आपको बता दिया जाएगा कब से आपको देना है, तो 1995 को डिसाइड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो थी सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी वो ये था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई किया जा सकता है बट 50% का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वैकेंसीज बच जाती हैं रिजर्वेशन में, अगर मान लो बची हुई वैकेंसी को आप अगले साल की जो वैकेंसीज है उसमें आप ऐड करोगे तो वाई ऐड आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट 50% का रूल वॉलेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अमेंड करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में लेके आई, जिसने एक नया प्रोविजन आर्टिकल 16 में ऐड कर दिया, जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज बच गई थी पिछले साल की, तो उसको जब वो अगले साल की वैकेंसीज में ऐड करेंगे तो उसको एक तरह का सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज मानेंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मान लो 2021 में
में 100 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें से आपको 50 जनरल कैटेगरी की थी, मान लो 50 रिजर्व की थी, तो 50 रिजर्व की थी, उसमें से मान लो 4 वैकेंसीज बच गई। अब जो 4 वैकेंसीज बच गई हैं, अगले साल जब 2022 में जब फिर से वैकेंसीज आएंगी, मान लो 100 सीट्स हैं जिसमें से 50 रिजर्व की है, 50 जनरल कैटेगरी की हैं, तो वो जो 4 सीट अगर वो जो बच चुकी हैं तो वो आपको इस 50 में ऐड नहीं करना है, बिकॉज आप 50 में ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 50% का जो रूल है वो वॉयलेट होगा। तो उन्होंने कहा है इस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब इस चीज़ को ऐसा अप्लाई ना करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 4% की जो वैकेंसीज बच गई है उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी 2022 में। यानी 2021 में कह सकते हैं जो 4 वैकेंसीज बच गई थी वो 2022 में जो वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ पे वो जो 50 रिजर्व वैकेंसीज बची है उसमें वो ऐड ना करके एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे उसको सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए उसमें 50% रूल को अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो सीलिंग होगी 50% की आप देख सकते हैं वो वॉयलेट नहीं होगी, क्योंकि अब सीलिंग तो उसमें लगेगी ना, जो आप नई वैकेंसीज लाए तो नई तो अभी भी 50 है, तो उसमें तो वॉयलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 4 जो सीट बच गई थी वो अगले साल एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह ट्रीट की जाएगी। तो ये चीज़ उन्होंने ऐड करी थी गवर्नमेंट ने 81st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो कहीं ना कहीं से आप ये सोच सकते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट हर एक सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स थी उसको मानने के लिए मतलब नहीं मानना चाहती थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट कर रही थी। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने मना की है उसी को चीज़ को करने के लिए उन्होंने कितनी सारी अमेंडमेंट कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट जो वो चाहते हैं वो चीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 76th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया। तो इस अमेंडमेंट के से बेसिकली ये किया गया कि तमिलनाडु में एक रिजर्वेशन एक्ट आया था 1994 में, जो बात करता था कि 69% का रिजर्वेशन देने की, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो इस 69% के रिजर्वेशन को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर सुप्रीम कोर्ट को बात पता चलती तो वो इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देते इस एक्ट को, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस एक्ट को बेसिकली 9th शेड्यूल में डाल दिया। इसके तहत सिर्फ 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1994 में किया गया था, उसके थ्रू इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डालने से क्या होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय जब 9th शेड्यूल आया था तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि ऐसे ऐसे एक्ट जो हम बनाएंगे उनको 9th शेड्यूल के अंदर डालेंगे, सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कह दें। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी से बचाने के लिए ये चीज़ की गई थी। बट हम बाद में देखते हैं कि कैसे 9th शेड्यूल में जो आपके जो राइट्स, मतलब जो एक्ट आएंगे वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट को तय किया गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नलीफाई करती है और कहती है कि जो 9th शेड्यूल में आने वाले जो भी एक्ट हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का राइट जो है हमारी जुडिशरी के पास है। अब सोचने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा रिजर्वेशन लेने की बात कर रहे थे। क्योंकि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप देखोगे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन, मतलब मेजॉरिटी जो है, ठीक है, इन जनरल कैटेगरी जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं। तो कह सकते हैं कि जो 50% जो है वहाँ पे आपको बैकवर्ड क्लास मिलेंगी, 18% एससीज मिलेंगी और 1% आपको एसटी मिलेगी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है। तो इन्हीं लोगों को बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए 69% का कोटा लाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूलिंग्स है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ तक हमने बेसिकली देखा कि मंडल कमीशन में जो बातें की गई थी, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी मतलब रूलिंग्स दी उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमने बात की थी, उसमें क्या हुआ। तो जैसे कि हमने बात की थी जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये कब आया, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत आया था, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था 2019 में, जहाँ पे बोला गया था कि 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जितनी भी सिविल पोस्ट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, सिविल पोस्ट या फिर जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो बेनिफिट होगा सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको मिलेगा। इस 10% के अंदर आपको कोई भी SC ST और OBC को इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज इनके लिए अलग से कोटा है, तो इसलिए 10% के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि कैसे जॉब्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को किन किन जॉब्स में बेसिकली मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो ग्रुप जो पोस्ट है, ठीक है, बिलो ग्रेडिंग ग्रुप A एंड सर्विसेज, यानी कि जो ग्रुप A की जो पोस्ट है, ठीक है, उससे अबव होना चाहिए। दूसरा कि जो साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आप जैसे आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये ऐसी क्या है साइंटिफिक जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्निकल पोस्ट है आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्या कि यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन कम है, तो आप इनको बेसिकली वहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
द पोस्ट शुड बी कंड्यूसिंग रिसर्च होनी चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग और डायरेक्टिंग रिसर्च, क्योंकि रिसर्च भी इस पर पोस्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दे रखे हैं ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, कि आपको याद रखना है कि जो तीनों क्राइटेरियाज जो दे रखे हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं, यानी इन जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट रिक्वायर करती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ग्रुप ए के ऊपर की जितनी भी जॉब्स होती हैं वहाँ पे आपको एक तरह का आपको बेसिकली वो चाहिए होता है ना, टेक्निकल जॉब्स होती हैं। ठीक है, और ख़ासकर जैसे आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, या फिर कोई मिलिट्री कोई जॉब होगी, ND हो गया, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वो चाहिए, वहाँ की क्वालिफिकेशंस चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे बोली गई है, तो याद रखना ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं रिजर्वेशन, मैंने यहाँ पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 16 जो है कवर करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 जो कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है कि हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात की है। जो भी प्रैक्टिस चली हुई आ रही थी आप देख सकते हैं उस प्रैक्टिस को बेसिकली अबॉलिश करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी या फिर उसके द्वारा कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस अगर अनटचेबिलिटी की होती है तो उन सब के बारे में बात करता है कि उसको हमें अबॉलिश करना है। अगर कोई पर्सन इस तरह की अनटचेबिलिटी को करता हुआ दिखाई दिया और उसकी वजह से किसी को भी डिसेबिलिटी हुई, यानी किसी को भी नुकसान हुआ, ठीक है, तो उसको पनिशेबल माना जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग्स। ठीक है, यानी वो अपराध माना जाएगा अगर मान लो किसी भी पर्सन ने किसी भी दूसरे पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पे उस सेंस में नहीं है जहाँ पे हम हम पास्ट में देखते थे कि कैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन जो था उनको अनटचेबल माना जाता था, उनको छूने से दिक्कत थी, जहाँ भी वो चलते थे उस रोड पे बेसिकली और किसी को चलना नहीं था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन पर्टिकुलर सेक्शन जो थे, मतलब मान सकते शूद्र जो थे कास्ट के, उनके साथ किया जाता था। मतलब आई थिंक उसकी पर्टिकुलर कास्ट ही थी, अनटचेबल माना जाता था, उन कास्ट का नाम ही अनटचेबल था कि कोई उन्हें छू नहीं सकता, उनको कोई छुएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ बात नहीं करते। यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी की बात की वो सोशल अनटचेबिलिटी, यानी आपकी कुछ ऐसे व्यवहार से या फिर आप कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके कारण किसी और को इस तरीके से फीलिंग हो कि आप उनके साथ अनटचेबल जैसा कुछ कर रहे हो, कि मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को पनिशेबल माना गया है। और हम इसके तहत जो थी गवर्नमेंट ने 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी लाई थी। अगर मान लो कोई ऐसा करता भी गया तो उसको इस ऑफेंस के तहत जो है सज़ा हो सकती है। एंड बाद में इसको जो है अमेंड करके इसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया। क्यों सिविल राइट्स? बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी के सिविल राइट्स के साथ हनन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि भाई इसको भाई छूना नहीं है, मतलब इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि उसको उसके जो सिविल राइट्स है कहीं ना कहीं आप उसको वॉयलेट कर रहे हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट है। इसलिए इसका नाम बाद में अनटचेबिलिटी से हटा के सिविल राइट एक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो सिविल राइट क्योंकि पहला जो एक्ट था ये अनटचेबिलिटी का एक पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस को बेसिकली फोकस कर रहा था जो कि अनटचेबल प्रैक्टिस थी। बट अब जब हम देखेंगे सिविल राइट ये इसका जो स्कोप था काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो गया था एंड इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रोविजंस को डाले गए थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे, यानी पनिशमेंट और भी ज़्यादा हार्श हो गई थी, और भी ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया था कि कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। अब ये जो एक्ट है वो डिफ़ाइन भी करता है सिविल राइट्स को। ठीक है, तो ठीक है, तो आर्टिकल 17 में जो सिविल राइट की बात की गई है कि अगर मान लो ऐसा कोई भी राइट जो कि एक पर्सन का है, अगर आप उसको कहीं ना कहीं से अबॉलिश करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से उस राइट को हनन करते हो, तो वो आर्टिकल 17 के अंदर माना जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो अनटचेबिलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही वो लिखी गई है, ना ही डिफाइन की गई है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को लिखा हुआ है, ना इसके बारे में कुछ अच्छे से डेफिनेशन दी है कि अनटचेबिलिटी में बेसिकली आएगा क्या चीज़। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैसूर हाई कोर्ट जो है उसने आर्टिकल 17 के बारे में किस तरीके से डिफाइन किया है। तो उन्होंने बेसिक अपने जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 70 इज़ नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, यानी जो लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में जो अनटचेबिलिटी होती है, मतलब छुआछूत जिसे हम कहते हैं, वो मतलब नहीं है इसमें आर्टिकल 17 का। यानी आर्टिकल 17 में हम उस चीज़ को ऐड नहीं कर रहे जहाँ पे हम इस तरीके के मीनिंग्स जो पुराने टाइम में चले आ रहे थे अनटचेबिलिटी, किसी को छूना नहीं है, तो वो लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस इसमें कवर नहीं होता। बट द प्रैक्टिस एट इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। ठीक है, बट जो प्रैक्टिस जो डेवलप चली हुई आ रही है हिस्टोरिकली उस चीज़ के बारे में बेसिकली बात करता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो भी सोशल डिसेबिलिटीज़ इम्पोज की गई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पर्सन में बाय द रीज़न फॉर द बर्थ इन सर्टेन कास्ट, यानी कि आज भी हम देखेंगे कास्ट के बेसिस में काफ़ी मतलब सोशल डिसेबिलिटीज़, मतलब उस तरह की अनटचेबिलिटीज़ तो
जो पहले टाइम पे थी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अत्याचार किया जाता था, तो वो अब हमें कम देखने को मिलेगी। बट कास्ट के बेसिस में आज भी हम देखते हैं, कोई एक पर्सन अगर उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके साथ उसके उसमें बेसिकली उसको सोशल डिसेबिलिटी भी फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके की अगर मान लो सोशल डिसेबिलिटी हो रही है तो वो आर्टिकल 17 में गिनी जाएगी। बट अगर हम कोई सोशल बॉयकॉट करता है, अगर कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, फॉर देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज से, तो उस सोशल बॉयकॉट को आर्टिकल 17 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन है, मतलब हम जैसे हमारे एक 4 कास्ट होती हैं, ठीक है, एक ब्राह्मण है, एक मतलब एक क्षत्रिय है, फिर इसके हिसाब से नीचे मतलब शूद्र है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर मान लो कोई एक पंडित कास्ट का है और एक नीचे कास्ट का, लोअर कास्ट का कोई SC का, अगर मान लो वो इंटर कास्ट इस तरह से मैरिज वगैरह कर लेते हैं, तो क्या होता है, उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो एक तरह का फैमिली चाहे तो उनका सोशल बॉयकॉट कर सकती है, यानी उनसे बातचीत करना बंद कर सकती हैं, उनको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकती हैं। तो ये चीज़ें अलाउड है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज उससे उस पर्सन का, उन जो बच्चों ने जो इंटरकास्ट मैरिज किया, उन पे कोई उन पे कोई हमला नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको कोई मार नहीं रहा। जब तक आप किसी को फिजिकली टॉर्चर ना करो, मेंटली टॉर्चर ना करो, तब तक आर्टिकल 17 में नहीं आएगा। मतलब अगर मान लो ऑनर किलिंग जैसी होती है, ठीक है, जहाँ पे एक उधर मतलब एक कास्ट का दूसरे कास्ट के पर्सन शादी करके ऑनर किलिंग कर देते हैं, तो वो ऑनर किलिंग आर्टिकल 17 के अंदर आती है, बिकॉज वहाँ पे आप किसी पर्सन को डायरेक्टली मार रहे हो, ठीक है, आप उस तरीके से काम कर रहे हो। बट अगर आप सोशल बॉयकॉट कर रहे हो, किसी से बातचीत करना बंद कर रहे हो, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स कर देते हैं कि ऐसे अगर कास्ट में शादी करें तो वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा देने से मना कर देते हैं, तो उस चीज़ को आर्टिकल 17 के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली कहाँ बोली गई है, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आर्टिकल 17 है वो आपको बचाएगा अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, यानी जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जितने भी वैसे लोग हैं, जैसे कोई मतलब दूसरी कास्ट के लोग हो गए हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हो गए हैं, जो आज भी हम देखेंगे काफ़ी एरियाज़ में डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं, तो उन लोगों से बचाने के लिए आर्टिकल 17 को लाया गया है। बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो अब इस चीज़ को करेगी नहीं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ तो करेगी नहीं, तो यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो अब कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है वहाँ पे वो इस तरीके से काम करते हैं, तो उनके लिए बचाने, उस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 17 उनको बचाता है इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स से। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को एक ऑब्लिगेशन दी है कि वो कुछ ना कुछ नेसेसरी एक्शन लेते रहें ताकि जो राइट है सब कोई वॉयलेट ना करें, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बस याद रखना है यहाँ पे कि जो राइट टू अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 में आती है। एंड यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वहाँ पे सोशल डिसेबिलिटी की बात की गई है, सोशल बॉयकॉट को बेसिकली कवर नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 जो कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है। तो आर्टिकल 18 में अबॉलिश करने की बात की टाइटल्स को, तो कौन कौन से टाइटल को अबॉलिश करने की बात की वो हम देखते हैं। पहला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को ही अलाउ कर सकती है, बाकी कोई भी टाइटल वो नहीं दे सकती, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरनर हो, ठीक है। ऐसे मिलिट्री टाइटल हमने देखा है कि बहुत सारे टाइटल्स होते हैं मिलिट्री जो प्रोवाइड करती है, और एकेडमिक डिस्टिंक्शन की आप अपने नाम के आगे PhD लगा सकते हो, ठीक है, प्रोफेसर यूज़ कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें अलाउ की गई हैं। सिर्फ इसके अलावा कोई भी टाइटल को स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली दे नहीं सकती किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बोली गई है कि प्रोहिबिट करता है सिटीज़न को, इंडिया के जो सिटीज़न है उनको, कि वो एक्सेप्ट करे कोई भी टाइटल कोई भी फॉरेन स्टेट से, यानी हमारा देश का कोई भी नागरिक बाहर के किसी भी देश से कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड बात बोली गई कि कोई भी फॉरेनर जिसने इंडिया में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर कोई भी ट्रस्ट का जो पार्ट है, ठीक है, इंडिया में कोई भी एक ऐसा ऑफिस जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, और कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो कि अंडर द स्टेट गवर्नमेंट आता है, उसको बेसिकली बोला गया है कि वो कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से। यानी यहाँ पे ये बात बोल, क्योंकि वो फॉरेनर है, एक तो इंडिया का सिटीजन नहीं है, बट क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट इंडिया के यहाँ काम तो करता है ना किसी ऑफिस में, किसी न किसी ट्रस्ट में, तो इसलिए बोला गया कि अगर मान लो कोई फॉरेन स्टेट उसको कोई भी टाइटल देना चाहती है तो वैसे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट एक बार उसे कंसेंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। अगर मान लो प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी तो वो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। नेक्स्ट है कि कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी फॉरेनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे हुए या फिर कोई भी ट्रस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी प्रेजेंट यानी कोई भी गिफ्ट, अम्बलीमेंट्स हो गई, कोई भी ऑफिस अंडर एनी फॉरेन स्टेट। यानी अगर मान लो फॉरेन स्टेट कोई भी इस तरह का गिफ्ट दे रहा है आपको, कोई भी अम्बलीमेंट दे रहा है, कोई भी एक पोस्ट दे रहा है आपको, कोई भी जॉब ऑफिस दे रहा है, तो हमारा देश का नागरिक हो या फिर कोई भी फॉरेनर हो जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो इस तरह की प्रेजेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेजेंट। यहाँ पे भी बोला गया कि बिना प्रेसिडेंट से पूछे आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कि प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दे दिया तो ठीक है, वरना अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल्स को। तो यहाँ पे टाइटल्स नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है, और ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे टाइटल्स की बात की गई है, ठीक है। तीन चीज़ है कि कौन से टाइटल्स है जिन्हें बैन किया गया है,
ठीक है। ऐसे हमने देखा मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को तो अलाउ किया गया है, बट जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं जो कि पहले के टाइम पे चला करते थे, जहाँ पे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सारी चीज़ें लोग अपने नामों के आगे लगाते थे कॉलोनियल स्टेट में। ठीक है, कॉलोनियल स्टेट जब होता था तब इस तरह के टाइटल्स वो यूज़ करते थे, बट इन टाइटल को आर्टिकल 18 के तहत बैन कर दिया गया है। ठीक है, एंड हम देखोगे दीज आर अगेंस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्योंकि हम जहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं कि सब लोग इक्वल है, वहीं पे आप अपने नाम के आगे महाराजा लगा रहे हो, मतलब एक तरह से आप अपना स्टेटस को अलग बता रहे हो कि मैं तो महाराजा हूँ, ये हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को, इक्वालिटी को हमें लेके आना, तो इन सब टाइटल्स को बैन करना ज़रूरी था। अब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी जो नेशनल अवार्ड्स, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, ये सारे के सारे जो नेशनल अवार्ड है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने अपहेल्ड किया, कि माना कि ये जो टाइटल्स हैं एक्चुअली इनको हम आर्टिकल 18 के अंदर नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन सभी को, इन अवार्ड्स को आप टाइटल में नहीं शामिल कर सकते, जो आर्टिकल 18 का जो मीनिंग है उसमें नहीं ला सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 18 सिर्फ हेरिडिटरी टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करता है, बट ये जो टाइटल है वो टाइटल के अंदर काउंट नहीं होंगे। पर एक और चीज़ जो बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये थी कि आप इस टाइटल को, मतलब ये जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो आपको उस टाइटल के अंदर काउंट नहीं करना है। दूसरा, आप इसे अपने नाम के आगे ना ही सफिक्स में ना ही प्रीफिक्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अपने और अवार्ड जो भी आपको मिलता है उसे आपको ना ही अपने नाम के आगे यूज़ करना है, ना ही आपके नाम के पीछे इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेशनल अवार्ड्स थे इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई। यहाँ पे 1954 में याद रखना है, इसको स्टार्ट किया गया था इस अवार्ड को पहली बार कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा 1954 में से स्टार्ट किया गया था, बट 1977 में जो जनता पार्टी थी उसमें जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इस अवार्ड को अबॉलिश कर दिया कि इस तरीके के अवार्ड नहीं होने चाहिए। बट 1980 में जब वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको वापस से रिवाइव कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जनता पार्टी ना हो कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो 1954 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको लाया गया, पर 1977 में जब जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इस अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया। बट वापस 1980 में इंदिरा गांधी ने इस अवार्ड को रिवाइव करवा दिया, बिकॉज क्योंकि वो खुद ही कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी इसलिए। तो यहाँ पे हमने अपने आर्टिकल 18 को कवर कर लिया है, एंड आर्टिकल जो हमारा 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वालिटी, तो वो उसको आज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। एंड आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी हैं जिससे मैं आपको बताती हूँ और आपको उसे कमेंट बॉक्स में करना भी है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन है जिससे आपको अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ, जो कि हमने आर्टिकल 14 में कवर किया था, तो रूल ऑफ लॉ इज कंसिडर द वन ऑफ द मोस्ट सेक्रोसेंट पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी का पार्ट है। हाउ द वैल्यूज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ आर फेडिंग इन रिसेंट टाइम्स में आपको कैसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ की जो वैल्यूज़ है फेड हो रही हैं, एंड व्हाट द स्टेप्स शुड द जुडिशरी टेक टू स्ट्रेंथन इट, और कैसे जुडिशरी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको स्ट्रेंथन करने के, वो आपको बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी चेंजेस हो रही है विथ चेंजिंग कंटेक्स्ट, यानी कैसे कैसे हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है चेंज हो रही है जैसे हमारा कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। डिस्कस करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट को इन द लाइट ऑफ डिनाइल ऑफ राइट टू इक्वालिटी टू रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया, कैसे जो हमारे रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ इंडिया में रह रहे हैं उनको राइट टू इक्वालिटी डिनाई की जा रही है, उस सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिसेंट केस जो हरियाणा एंड महाराष्ट्र का जो रिजर्विंग सीट्स के लिए बात कर रहे हैं फॉर स्टेट सिटीजन्स के लिए इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने बात की थी कि पर्टिकुलर स्टेट जो है रेजिडेंस के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, तो उसी की बात की गई कि हरियाणा और महाराष्ट्र भी अपनी सीट्स जो है अपनी स्टेट की जो पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें बेसिकली लाना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए, एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर प्रैक्टिस इन राइट कंटेक्स्ट, और ये जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इन दिस रिगार्ड डिस्कस द फंडामेंटल राइट इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड सन ऑफ द सॉइल थ्योरी को आपको डिस्कस करके बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को जो पास किया था, जिसने बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो बेसिकली आपको डिस्कस करना है क्या इंपैक्ट उसका रहा, क्या क्या कंसर्न्स थे उस बिल से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस जी रोहिणी कमीशन को, एंड इस कमीशन का काम था एग्जामिन करना द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो जो टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था बाय 6 मंथ, तो डिस्कस करना है द सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ सच एक्सरसाइज जो की गई थी वो क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी क्या है, एंड फिर उसी कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ लिखना है। तो आज के लिए इतना ही है, हमने आर्टिकल 15, 16, 17, 18 को कवर कर लिया एक्सटेंसिवली यहाँ पे, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में IQ टैब ऑफिशियल में जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आपको कैसा लगा आप
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोग के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।